तो विद्यार्थी का जैसा ज्ञात है कि भविष्य की तैयारी के लिए आपको उसकी नींव पहले देनी पड़ती है। यदि आपको 2 गज फांदना है तो 8 गज पीछे से यात्रा करना होता है। उसी प्रकार यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न को बेहतर तरीके से हल करना होता है। आइए प्रश्नों के इस पिटारा को देखें जो बीपीएससी ने पूछा, जिसे आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। तो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बतलाता है कि उस एग्जाम की तैयारी कैसे हो, किस प्रकार का प्रश्न है, पैटर्न क्या है। भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी। आपको ज्ञात है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया और कितना बनाया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो कब? 1956 में जो है आज वो राज्य की संख्या बढ़कर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है। ऐसे इसको सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस के रूप में लॉर्ड कार्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस के रूप में इसको गठन किया था। और ज्ञात है कि इसके लिए 1853 के अधिनियम के द्वारा पहली बार 1855 में इंडियन सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ। और इसी सिविल सर्विस को जब देश आज़ाद हुआ तब सिविल सर्विस को बदल दिया गया। बदल दिया गया क्या? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में बदल दिया गया। तो IAS का प्रशिक्षण स्कूल सबसे पहले नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि देश का वास्तविक तौर पर देखा जाए तो देश की एकता, अखंडता, यदि विश्व के आप कई देश देखें, रूस का विघटन हो गया, रूस जो है 14 भागों में बंट गया, यूगोस्लाविया नामक देश ही दुनिया से खत्म हो गई, चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हो गया। अब भारत यदि इतनी विविधता के बाद, जहाँ इतनी धर्म, इतनी जाति, इतनी संस्कृति, इतनी भाषा, इतनी विभिन्नता के बाद यदि एक रहा, उसका सबसे बड़ा योगदान है। उसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है? ये IAS अधिकारी जो वेल प्रशिक्षित होते हैं, इन्होंने पूरे राष्ट्र को एकीकृत करने में, राष्ट्र को एक करने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के राष्ट्रीय एकता में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके पश्चात 1959 में इस कॉलेज को जो है IAS स्टाफ कॉलेज शिमला की मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी बनाने की मंजूरी मिल गई। फिर जो है इसे बाद में 1959 में इसे शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। 1959 में इसे शिमला में। अब यहाँ प्रश्न चूंकि ये पूछता है कि सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, तो सबसे पहले स्थापित हुआ नई दिल्ली में। पहले इसे इंडियन सिविल सर्विस, अब इसे इंडियन प्रशासनिक सेवा के नाम से। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण, राज्य का पुनर्गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसका है? तो राज्य की सीमा में परिवर्तन कौन करेगा? तो संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। इसके लिए जो विधेयक होगा
वह कहता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस विधेयक को, पूर्व अनुमति से उस विधेयक को संसद में लाया जाएगा, जिसके लिए केवल और केवल साधारण बहुमत के द्वारा उस विधेयक को विधि के रूप में बदल दी जाएगी। 2/3, अब 3/4 तो खैर हमारे देश में कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। 2/4 में बहुमत से बदलने के लिए कहाँ जरूरत होती है? अनुच्छेद 368 के आधार पर जब संविधान में संशोधन करते हैं तब वह 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये चलिए मौलिक अधिकार में बदलना हो, राज्य का नीति निदेशक तत्व में परिवर्तन करना हो, तब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति संसद की आर्थिक मामलों की, संसद की आर्थिक मामलों की समिति होती है। संसद की आर्थिक मामलों की समिति होती है, उसे लोक लेखा समिति के नाम से जाना जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7 अर्थात कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7, कुल मेंबर की संख्या 22 होती है। यह CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की प्रतिवेदन की, उसकी रिपोर्ट की उसके प्रतिवेदन की समीक्षा करता है, उसके प्रतिवेदन की यह समीक्षा करता है और अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, इसका नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और इसका अध्यक्ष जब भी होता है, इसका अध्यक्ष जब भी होता है तो मुख्य विपक्षी दल का होता है। किसका होता है? तो मुख्य विपक्षी दल का होता है। वर्तमान समय में कौन है? यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस का केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो पदेन होते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी वह उसकी बैठक अध्यक्षता करता है। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच जो है वह रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा का गठन 1914 ईस्वी मैकमोहन रेखा गठन हुआ। अलग बात है कि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि भारत उस रेखा को अंग्रेजों के काल में जो बनाया गया उस रेखा को भारत पूर्णतः स्वीकार करता है, लेकिन चीन उसे स्वीकार नहीं करता है। यह रेखा जो है को पार करके उसने एक भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा में कितने अनुच्छेद हैं? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस की संधि 1919 में हुई और इस संधि के जो सबसे मुख्य प्रारूपकर्ता थे वो अमेरिका के USA के वुडरो विल्सन थे। USA के वुडरो विल्सन थे। इनकी 14 मांग थी। वुडरो विल्सन की 14 मांग में एक मांग था लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ का गठन। इनके मांग पर ही 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ। इनके ही मांग पर 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया, जिसमें कुल 26 अनुच्छेद थे। जिसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो 26 अनुच्छेद था। लीग ऑफ नेशन गठन हुआ 10 जनवरी 1920 में वुडरो विल्सन के प्रयास से। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई में से एक है। तो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हमें करें, लेकिन परमाणु को हथियार के रूप में प्रयोग न करें। उसके लिए यह लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है ताकि विश्व को परमाणु ऊर्जा से पूर्णतः मुक्ति दिलाया जा सके। तो 24 जनवरी 1946 को
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया। और आपको ज्ञात है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। यूएनओ का गठन में भी अमेरिका का राष्ट्रपति अबर वुड्रो विल्सन की जगह रूजवेल्ट थे, तो इन्होंने उसे बनाने में अहम भूमिका निभाई। किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता होनी चाहिए, अर्थात उस देश को दो भागों में आज भी बटा हुआ है, दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया का जब विभाजन हुआ 1950 में, और तब की हिंसक गतिविधियां दोनों में हुई, और आज भी दोनों की वैचारिक रूप से कहीं न कहीं वो भिन्नता बनी हुई है। तो कोरिया संकट के समय उसने शांति के लिए एकता का बल दिया था, लेकिन अपने उद्देश्य में हाँ शांति बहुत हद तक स्थापित करने में सफल रहा। कांगो संकट 1960 ये शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण संकट था। कांगो संकट जो है उस शीत युद्ध की उपजी हुई संकट थी। और स्वेज नहर संकट, जब मिस्र ने स्वेज नहर पर अधिकार कर लिया, इसे स्वेज नहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इंग्लैंड उस पर आक्रमण किया ताकि स्वेज नहर पर वो अपना अधिकार बनाए रखे। तो स्वेज संकट अर्थात स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, उसे अंग्रेजों के काल में जब औपनिवेशिक सत्ता थी तो इसे भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता था। कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? कानून का शासन के लिए सबसे बड़े विद्वान जो हैं वो हैं विधि का शासन का सबसे बड़े विद्वान वो हैं डायसी का विधि का शासन जो है सिद्धांत काफ़ी फेमस है। वो कहते हैं कि कानून के शासन में क्या ज़रूरत होती है, तो विधि की समानता, सभी के लिए एक समान विधि हो। दूसरा क्या ज़रूरत होती है, तो विधि की सर्वोच्चता दूसरी ज़रूरत होती है। तीसरा कहते हैं विधि की सर्वोच्चता, विधि के विश्वास, ये डायसी का है। डायसी का काम विधि का शासन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो कानून ये है अनुच्छेद 14 में। अब विकल्प में है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जहाँ विधि का शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का दो भाग होता है, विधि का शासन और विधि का संरक्षण। अनुच्छेद 17 तो कहता है अस्पृश्यता छुआछूत का समापन। अनुच्छेद 19 में इसमें है एक वाक स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्त करने। अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने शरीर, अपने प्राण, अपने जीवन की सुरक्षा करना। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती है। इसी वर्ष जो है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया। ये पहला राज्य जो था वो था राजस्थान, जहां 2 अक्टूबर को लागू हुआ। कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई? कार्ल मार्क्स तो आपको दास कैपिटल को भारत साम्यवाद का बाइबिल के नाम से जाना जाता है, जो सबसे फेमस पुस्तक थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में एंजिल्स और कार्ल मार्क्स और प्रोफेसर एंजिल्स के द्वारा उसकी घोषणा पत्र अगोथा कार्यक्रम के तीनों का तीनों नहीं लिखी गई थी। तो क्या करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जितनी पुस्तक आपके सामने है सभी के सभी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया। सभी पुस्तक जो है वह कार्ल मार्क्स 1875 में उन्होंने पहली पुस्तक जो यहाँ पर है गोथा कार्यक्रम के तीनों का तीनों कार्ल मार्क्स द्वारा ही लिखा गया। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अब लॉक जो है ये उदारवादी है, और उदारवादी जो है ये संप्रभुता का आलोचना करते हैं, संप्रभुता का समर्थन नहीं करते हैं।
ये संप्रभुता की आलोचक है, क्योंकि उदारवादी कहते हैं राज तो संघों का संघ है। लॉक का सामाजिक संविदा का सिद्धांत ये तो मूलतः किस पर है? ये तो आधारित है संपत्ति की सुरक्षा पर, जीवन की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता, इन तीन को आधार लेकर ये निर्माण करते हैं। ये है बिलोबी का परिभाषा है, संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा है, संप्रभुता के ऊपर कुछ नहीं, संप्रभुता से नीचे कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो संप्रभुता ही संप्रभुता राज की सर्वोच्च है। कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? कानून को संप्रभु का आदेश, उस आदेश का पालन करने के लिए कहता है कि जहाँ देश के नागरिक स्वभावतः, देश के जो नागरिक होते हैं स्वभावतः उसे पालन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। स्वभावतः वो कहते हैं कानून के शासन में कि स्वभावतः वहाँ के नागरिक उसको स्वीकार करने को तैयार होते हैं। वो कहते हैं कानून का संप्रभुता जो होता है वह अदेय होता है, उसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वह अविभाज्य होता है, वह अविभाज्य होता है। संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए फेमस हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है संप्रभुता के सिद्धांत के लिए ही फेमस है। उन दोनों का संप्रभुता के बारे में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा सुख का अर्थ न्याय के अवधारणा में सुख और दुख का सिद्धांत देने वाले केवल एक विद्वान हैं। अब प्लेटो तो न्याय का सिद्धांत देता है, और उसके लिए वो क्या कहता है? राजा दार्शनिक हो, दार्शनिक राजा हो, इसका न्याय का सिद्धांत कहता है दार्शनिक राजा हो। रूसो जो है ये लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत देता है, और बेंथम सुख और दुख का सिद्धांत देता है। ये कहता है जीवन में 14 प्रकार का सुख है, 12 प्रकार का दुख है, तो जीवन में सुख दुख का सिद्धांत जिसे उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। न्याय का अर्थ है न्याय। अब यदि हम प्लूटो अलग अलग व्यक्ति के आधार पर देखना होगा। प्लूटो कहता है कि दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग, और उत्पादक वर्ग तीनों जब अपना काम करते हैं, तीनों का तीनों जो काम करते हैं, तो उस काम अपने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक न्याय है। यदि हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु कहता है समान के साथ समान, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना ही न्याय है। उचित आधार पर भेदभाव हो सकती, कोई भेदभाव राजा की इच्छा के अनुसार किया तो न्याय है उचित आधार पर भेदभाव किया जाना, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के लिए सबसे बड़े विद्वान जो हैं वो हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत, तो समाज के न्याय के लिए सबसे फेमस जो है वो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? नैतिक कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य कौन लगाएगा? एक नैतिकता है और कर्तव्य है। समाज का नैतिक सिद्धांत, राज तो जो है वह विधि का शासन का प्रबंध करता है। राज तो नैतिकता का जो संबंध जब भी होता है तो समाज से होता है। चाहे हम प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, सिसरो की बात करें, तो नैतिकता का संबंध कहीं न कहीं सामाजिक कर्तव्य से, कहीं न कहीं सामाजिक कर्तव्य से द्वारा होता है। तो नैतिक कर्तव्य समाज के द्वारा लगाया जाता है। तो नैतिक कानूनी कर्तव्य जो होता है वो सरकार या राज लगाती है। कानूनी कर्तव्य, तो कर्तव्य को दो भागों में बांटा गया है, नैतिक और सामाजिक। उदारवादी सिद्धांत राज को किस प्रकार मानता है? राज संघों का संघ है, क्योंकि उदारवाद कभी भी संप्रभुता को बात नहीं मानता है कि संप्रभुता राज की सर्वोच्च इकाई है। वो कहता है राज तो संघों का संघ है। वह कहता है राज संघों का संघ है उदारवादी सिद्धांत में। तो राज जो है सो क्या होता है? उदारवादी सिद्धांत लक्ष्य को अपने को असमानता को समतल रखने का उपकरण। चलिए तो दूसरा रूप में दिया है। उदारवादी सिद्धांत में राज का, उदारवादी विचारधारा में लॉक है। उदारवादी विचारधारा के विद्वान में कौन है? उदारवादी विचारधारा के विद्वान में लॉक है।
तो लोग राज का निर्माण क्यों करते हैं? वो जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिए कि लिखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जनता, उनका स्पष्ट सिद्धांत है, जो प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में जनता परोपकारी था, जनता परोपकारी था, जनता एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अपनी जीवन, अपनी संपत्ति और अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए वह एक राज्य का गठन किए। इसमें राज्य का क्या काम है? सीमित सरकार हो, तो लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य है कि हमें संपत्ति का अर्जन, क्योंकि वो कहते हैं मेहनत के द्वारा जो संपत्ति आप अर्जित करते हैं उस पर आपका अधिकार होनी चाहिए। तो लक्ष्य हमारा प्राप्त करना है स्वतंत्रता, लक्ष्य प्राप्त करना है संपत्ति, उसमें राज हमें सहयोग दे। मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु में कहता है चलिए आप लकड़ी है, लकड़ी से आप बेंच बनाए, फर्नीचर बनाए, तो उसमें श्रम ने किया, उसमें मेहनत किया, तो श्रम के द्वारा किया गया कार्य के कारण उसमें कीमत उत्पन्न होती है, और उस कीमत का जो अधिशेष होता है वह मालिक उठा लेता है। मेहनत श्रमिक किया, लाभ कोई और लेता है। तो मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य जो है वो श्रम के द्वारा, श्रम जो मेहनत करते हैं, श्रम का ही प्रतिफल है कि उसमें कीमत तय होती है, श्रम का ही प्रतिफल है कि उसमें उपयोगिता सिद्ध होती है, और वो उपयोगिता उसकी कीमत को तय करती है। तो कीमत श्रम का मेहनत है, श्रमिक का मेहनत है, लेकिन लाभ जो है कारखाना के मालिक द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। भूमि द्वारा, ये तो वो कहते हैं, ये रिकार्डो का लिगान शब्द, हाँ रिकार्डो का, वो कहते हैं भूमि की अविनाशी शक्ति के कारण उसमें मूल्य का निर्धारण अर्थात लगान की प्राप्ति होती है। एम.एन. रॉय अपनी आप में एक साध्य के रूप में मानते। एम.एन. रॉय कौन है? एम.एन. रॉय बड़े साम्यवादी नेता हैं। उन्होंने ही 1920 में सीपीआई का गठन ताशकंद में किया। अब भारत आकर के 1925 में कानपुर में इन्होंने ही सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन इनके द्वारा ही किया गया। ये कहते हैं एम.एन. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं, और कहते हैं समाज का हर दूसरा संगठन साध का साधन मात्र है। तो अपने आप को, अर्थात क्या हो जाएगा, माने व्यक्ति को, अरे अपने आप सीधा हो गया व्यक्ति। प्रश्न को ज्यों ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको खाली विश्लेषण करते हैं, तो अपने आप को, वो कहते हैं कि अपने आप को साध्य मानते हैं, और कहते हैं समाज का हर दूसरा संगठन साध का साधन मात्र है। किसको एम.एन. रॉय ने एक साध्य मानते हैं? तो अपने आप में एक साध्य है, मतलब क्या हो गया, व्यक्ति। सरकार जो है, तो रूसो की प्रकृति की स्थिति मनुष्य, रूसो की प्राकृतिक अवस्था मनुष्य, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात किया। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य अत्याचारी, अनाचारी, स्वार्थी, पशुवत था। लॉक कहता है कि मनुष्य परोपकारी, सहृदय, सद्गुण वाले था। और ये कहता है मनुष्य सभ्य है। मनुष्य क्या था? मनुष्य सभ्य और बराबर था। मनुष्य जो है सभ्य और समान अवस्था में उसमें सभ्यता थी, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को कर सकता था। जानता था कि सद्गुण क्या है, जानता था विकार क्या, नहीं जानता गुण और पाप क्या है। ये जो है सो रूसो का बयान। रूसो कहते जनता सभ्य था लेकिन बर्बर था। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसकी आवश्यकता उसकी प्राथमिकता है। तो चलिए आज हम लोग फिर यहाँ तक देखें, फिर अगले दिन जो है इसी से आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि थ्योरी को समझें, उसको जानें, किस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं, कौन सा विद्वान किस प्रकृति के विचारधारा को जानने पहचानने वाले हैं। इसी प्रकार हम लोग जानते जाएं, पहचानते जाएं, एक दूसरे से रूबरू हों और प्रश्न की प्रकृति से परिचित होकर जब सवाल आए परीक्षा में तो बेहतर, लेकिन उसके पहले बेहतर तैयारी के लिए आपको बेहतर शिक्षक, बेहतर संस्थान की ज़रूरत होगी। और ज्यों ही मैंने बताया कि रिजल्ट आएगा तो उसके तीसरे दिन ही आपके सामने बैच रखा जाएगा, ताकि आपको जो समय है उस समय का आप अधिकतम सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।